हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और जो भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देने वाले हो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम एनसीईआरटी को बिल्कुल समझ के पढ़ने वाले हैं और इन चैप्टर को पढ़ने के बाद में दोस्तों जो इसकी पीडीएफ जो होंगी, आपके नोट्स जो आपको शॉर्ट नोट चाहिए उसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आप आगे उससे कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों देखो, भारतीय इतिहास जो है आपका, इंडियन हिस्ट्री जो है, उसको इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। एक आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है, और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। तो जो क्लास 6 की जो आपके एनसीईआरटी है उसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक हैं, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे कि प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं एवरी चैप्टर में। तो अभी हम क्लास 1 से शुरू करेंगे। क्लास 1 में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। हिस्ट्री वर्ड आया है आपका हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी करना, किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने को हिस्टोरिया बोलते हैं, ठीक है। और उसी से शब्द से बना है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है, हिंदी में इतिहास कहते हैं, और इतिहास का क्या मतलब हुआ, हमारा जो पास्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। वो सारी चीज़ें हमारे इतिहास में आ जाती हैं। जो चीज़ें आज घटित हो रही हैं वो कल जाके वो भी इतिहास बन जाएंगी, ठीक है। तो टू नो अबाउट आवर पास्ट, हमारे भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो सब चीज़ें हमारे इतिहास के अंतर्गत आती हैं। और इतिहास को मैंने आपको बताया है, हम अभी एनसीईआरटी में जो क्लास 6 की पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है, जो हमारी सभ्यता का विकास शुरू हुआ था, वो माना जाता है हमारा पाषाण काल से। और पाषाण काल में भी आप कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। जो पाषाण काल आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। आज से 20 लाख वर्ष पूर्व, जैसे आज अगर आज आपका 2021 वर्ष चल रहा है तो इससे 20 लाख साल पूर्व। अब इस डेट का क्या कैलकुलेशन है, आप कहेंगे 2021 ईस्वी चल रहा है अभी जो हमारा, ठीक है, 2021 ईस्वी कह दो या फिर एडी कह दो। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिटेल से अभी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप डेट्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक हिस्ट्री पढ़ना बेकार है। तो डेट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं टाइम पीरियड को, ठीक है। टाइम पीरियड का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और जो आज हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया हम क्लास 6 हिस्ट्री में प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों प्राचीन भारत का जो विकास माना गया है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से माना गया है। उसकी जो शुरुआत इतिहासकारों ने जो खोज किया है अभी तक, उसके हिसाब से 20 लाख वर्ष पूर्व से हमारा प्राचीनतम इतिहास का आरंभ है, ठीक है। और अभी हमारे पास जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो चल रहा है आपका 2021, यानी कि 2021 एडी आप इसको बोल सकते हैं या फिर ईस्वी बोल सकते हैं। अब ये एडी ईस्वी सब चीज़ें क्या हैं, ये किस चीज़ पर आधारित हैं, तो दोस्तों ये बेस्ड है आपके ईसा मसीह के जन्म पर। ईसा मसीह जो भी क्रिश्चियंस, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, उनका जन्म माना गया है। उसके बाद से हम डेट का कैलकुलेशन करते हैं, ईसा मसीह या फिर जीसस क्राइस्ट इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। तो उनका जो जन्म है उसको 0 आधार लेके चला गया है, ठीक है। वहाँ से हमारे इस कैलेंडर की शुरुआत हुई है। और दोस्तों इस कैलेंडर को हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अभी पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है। ये कैलेंडर है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो भारत में भी लगभग 200 साल पहले इसको आत्मसात किया गया था, जो अभी 2021 ईस्वी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वहाँ से अभी तक 2021 साल बीत चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का पीरियड है, इसको कहीं आपने एडी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। डेट्स जो अब आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं ये आपका सीई भी लिखा होता है। तो ये सारा जो पीरियड है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम है उसको हम कॉमन ईरा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों हिंदी में इसको आपने इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, ई का मतलब होता है ईस्वी। इसका भी मतलब यही होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हम कर रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूँ 258 AD या फिर 258 ईस्वी या फिर 258 CE, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही बात हैं और इनका मतलब होगा जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था आपका, वहाँ से अगर हम 258, सॉरी ये 250 लिख दिया, इसको लिख देते हैं हम 258, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 258 साल के जो बाद का समय है वो आपका कहलाएगा यहाँ पे 258 AD, 258 ईस्वी या फिर 258 CE कॉमन एरा, ठीक है। उसके बाद जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है वो हम कैलकुलेट करते हैं 0 से माइनस की तरफ, यानी कि उल्टा चलते हैं। अगर हम बोलें आपसे 258 BC, आपने अपनी बुक्स में पहले से पढ़ा होगा, कहीं पे लिखा होता है BC, तो BC का मतलब होता है दोस्तों बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले की हम बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। या कहीं कहीं पे आपने BCE भी लिखा हुआ देखा होगा, तो दोस्तों BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। जैसे बाद का जो जन्म है, जन्म के बाद का जो समय है वो कॉमन एरा कहलाता है और जो जन्म से पहले का जो समय है वो कहलाता है बिफोर कॉमन एरा। और कहीं कहीं पे इसको BP से भी प्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 272 BC का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे अगर हम 272 साल पहले की बात करें, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड है जो आपका 272 BC होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2021 से अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, 2021 से 2072 BC की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2021 साल तो हमारे हो गए ये ईसा मसीह के जन्म से बाद के, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम 272 साल और यानी कि 272 BC की बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेजेंट से बात करेंगे यानी कि वर्तमान से कितने साल पहले की बात हो गई, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि प्राचीन इतिहास का जो हमारा आरंभ है वो माना गया है 20 लाख वर्ष पूर्व से, ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व। तो इसमें हमने कहीं पे AD BC तो कुछ लिखा नहीं है, जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 में कहीं पे AD BC का यूज़ नहीं हुआ है, वो सीधे सीधे कैलकुलेशन आपको बताई गई है कि 20 लाख वर्ष पूर्व किससे, वर्तमान से। उन्होंने जो वर्तमान माना है वो माना है आपका 2000 सन को, ठीक है, 2000 ईस्वी को। तो 2000 ईस्वी से आप कैलकुलेट करोगे, जब भी आप जो वर्ष कैलकुलेट कर रहे हो 20 लाख वर्ष पूर्व की अगर हम बात करेंगे तो आप ये समझ लो कि 2000 साल उसमें से माइनस कर दो और उसके बाद BC लिख देते हैं, तो वो चीज़ BC में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को हम समझते हैं पहले। देखिए, अगर हम आपसे बोलें 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है, अगर कहीं पे आपकी बुक में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट से ये 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा टाइम लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2021 प्रेजेंट है, आपका वर्तमान समय है, ये आपका जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो 5000 वर्ष पूर्व के मतलब ये हो गया, आपकी बुक कैलकुलेट कर रही है 2000 से, 21 साल को आप छोड़ दीजिए, अभी ये 2000 से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 साल तो ये हो गए, ठीक है, और 3000 साल आपके जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के हो गए। तो अगर हम 5000 वर्ष पूर्व को BC में लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3000 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल और पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम BC में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में सीधे सीधे आपको कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है वहाँ पे वो लिखा हुआ है वहाँ पे इस तरह से। तो चलिए अभी आपकी बुक हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसको रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे और जो भी उसमें क्वेश्चंस आए हैं उनको हम साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके उस NCERT से जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे। सामने 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में एक सवाल आया कि भाई 100 साल पहले की बात कोई कैसे जान सकता है। जैसे आप भी डेली टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे, तो न्यूज़ में आप क्या देखेंगे, कल की चीज़ें जान सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपके पास जितने न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, हो सकता है कोई किसी के पास में स्टोर रखे हों 20-30 साल पुराने न्यूज़पेपर, तो आप 20-30 साल पुरानी बातें भी जान सकते हो इन चीज़ों से, ठीक है। और आजकल न्यूज़ का सबसे अच्छा सोर्स है गूगल, ठीक है, आपको कहीं कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल से कुछ भी पूछो, कितने भी साल पुरानी बात पूछोगे तो वो
आपको जानकारी तुरंत मिल जाती है। तो आज तो आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, 100 साल 200 साल पहले के भी, ठीक है, आपके पास में सोर्स हैं। लेकिन अगर आपसे लाखों साल पहले की बात करने लग जाएं हम, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, तो उस टाइम पे जो सोर्सेज थे, न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़ नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो आज हमारे पास क्या सोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं, क्या स्रोत अवेलेबल हैं कि हम उतने साल पहले की चीज़ें बता सकें। तो दोस्तों वो सोर्सेज होते हैं इतिहास के स्रोत, जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनको हम इतिहास के स्रोत बोलते हैं। अब वो स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्रोत हमारे साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं, यानी कि उस टाइम पे हो सकता है कुछ साहित्य लिखा गया हो, अगर साहित्य का विकास उस समय हो गया होगा, जैसे वेद लिखे गए थे हमारे, ठीक है, लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था, तो उससे हम 3500 साल पहले की, 3500 साल पहले की बात जान सकते हैं। उपनिषद हो गए, रामायण महाभारत हो गए। तो जब हमारे वेदों का, इन ग्रंथों का सृजन हुआ था, उतने साल पुरानी बात तो हम उनसे जान सकते हैं। उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, जो कि लिखी गई थी, ठीक है। या फिर किसी ने अपनी जीवनी लिखी है तो हम जीवनी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। गांधी जी की जीवनी से हम गांधी जी के समय में क्या क्या उस दौर में घटित हुआ था वो सब जान सकते हैं। तो वह सारे स्रोत साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। और दूसरे स्रोत होते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो जो भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो सभी हमें कौन देते हैं, पुरातत्वविद देते हैं। उनको हम बोलते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हम उनको आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो जो सोर्सेज ढूंढते हैं, पुरातत्व विभाग के जो टीम के सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे जो स्रोत कहलाते हैं वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब उन स्रोत में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे अभिलेख हैं, ठीक है भाई। अगर कहीं पे खुदाई हुई और खुदाई से हमें कोई अभिलेख प्राप्त हो गया, अभिलेख क्या होता है उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी भी आप जान लो। जो हार्ड सरफेस के ऊपर चीज़ें लिखी होती थी, जो पत्थर के ऊपर कुछ खुदवा दिया गया उस टाइम पे, वो अभी तक अवेलेबल है, ठीक है। पत्थर तो जल्दी से नष्ट होता नहीं है, तो वो सब चीज़ें अभिलेख के अंदर आती हैं। मुद्राएँ हो गई, ठीक है, कहीं में आपको खुदाई करने के बाद में मुद्राएं प्राप्त हो गई, तांबे की, कांसे की, तो मुद्राओं से भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, भाई उस टाइम पे कौन सी मुद्रा चल रही थी, क्या पैसे का लेन देन किस तरह से होता था। स्मारक हो गए, अभी भी आजकल भी ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या है, स्मारक बना देती है अपने, जिससे उस आगे भी उनकी यादगार रहे, ठीक है, जानकारी रहे। तो ये सब चीज़ें पहले भी थी, आपकी मुद्राएं, स्मारक, ठीक है, मोहरे, उस टाइम पे क्या क्या मोहरे यूज की जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं उनको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि आजकल के सोर्स क्या है, चीज़ आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर ज़्यादा पुरानी बातें हैं तो उनको हम कैसे जान सकते हैं, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम अगला टॉपिक है हमारा अतीत के बारे में, हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। हमें जानना क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो क्या जान सकते हैं हम कि कैसे कपड़े पहनते थे लोग, क्या खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। किसी भी इंसान की 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या, उसका खाना, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, आजकल भी यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, और वो किस घर में रहेगा, ठीक है, उनका घर कहाँ पे है, किस तरह से उनका रहन सहन है। ये सब चीज़ें भी हम पहले लोगों के बारे में जानेंगे, और क्या क्या स्रोत हैं उनके वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उनके व्यवसाय क्या क्या हो सकते थे, वो शिकारी थे, शिकार करते थे, या पशुपालक थे, या किसान थे, शासक थे, व्यापारी थे, ठीक है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं उस टाइम पे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, जो शिल्पकार होते हैं मूर्तियाँ बनाने वाले, कलाकार, संगीतकार, जो चीज़ आज भी हैं हमारे, ठीक है, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, उस टाइम पे किस तरह से उनका विकास हुआ था, वो सब सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जो भी जानकारी हमें मिल सकती है इतिहास से। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते हैं, ठीक है भाई। आजकल तो आपके पास मोबाइल में पबजी है, आप पबजी खेल लेते हो, तो उस टाइम पे तो मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, तो पबजी तो नहीं था उस टाइम पे। तो हम यह भी जानेंगे कि बच्चे क्या खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुनते थे। उनका टाइम पास जो है कहानियाँ सुनकर ही होता था, कौन से नाटक देखा करते थे, ठीक है भाई, और कौन कौन से गीत गाया करते थे। हो सकता है भाई म्यूजिशियन भी हो, उनमें से कोई गाना गाने वाला भी बच्चा हो, तो ये भी हम उसमें पता करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनकी हैबिटेट साइट्स के बारे में हम पता करेंगे। देखो हिंदी के साथ साथ आप थोड़ी सी इंग्लिश भी आप सीखते चलोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इंग्लिश की बेसिक जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए ही। तो रहन सहन वाली जगहों को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट साइट्स बोलते हैं। तो हमसे बोला है कि आप नर्मदा नदी का पता लगाओ मैप में देख के। चलिए हम नर्मदा नदी को पहले देख लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन्होंने आगे क्या बोला है। चलिए हम मैप पर आ जाते हैं अभी अपने।
देखिए ये हमारे पास इंडिया का मैप है जिसमें आपको कुछ नदियाँ दिखाई गई हैं। इसमें हमें नर्मदा नदी के पता लगाना है। तो आपकी जो नर्मदा नदी है आप यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ से नर्मदा नदी निकली है। ये आपकी जो ब्लू लाइन इस तरह से जा रही है ये, और यहाँ से जाके ये अरब सागर में गिर गई। ठीक है, तो नर्मदा नदी को हमने ट्रेस कर लिया है। तो साथ के साथ ही अभी हम नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। जो नर्मदा नदी है आपकी वो कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश निकलती कहाँ से है, वो निकलती है दोस्तों नर्मदा कुंड से। जहाँ से वो निकलती है उस जगह का नाम है नर्मदा कुंड, और वो कहाँ पे है, वो है आपका अमरकंटक में, अमरकंटक। ठीक है, उस जगह का नाम है अमरकंटक। ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ें नोट करते चलो, नहीं तो मैं नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो अमरकंटक कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश से तो ये निकल गई है, उसके बाद कौन कौन से राज्यों में ये जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद ये जाती है हमारी गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है भाई, गुजरात और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी है जहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद ही गिर जाती है अरब सागर में। दोस्तों इस नदी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम रेवा से बोलते हैं, रेवा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसका जो स्रोत है वो आपको पता चल गया है, अमरकंटक से निकलती है। इसका दूसरा नाम रेवा है, एमपी की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है ये भी आपको पता चल गया होगा कि एमपी से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। दोस्तों इसका जो मुहाना है वो है गुजरात में, इसका जो मुहाना है वो गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी जगह पे है, वो है भरूच में, भरूच गुजरात। ठीक है, मुहाना क्या होता है, जहाँ से होकर वो लास्ट में गुजरेगी और उसके बाद वो सीधे अरब सागर में गिर जाएगी। यहाँ पे कहीं पे भरूच होगा, जिसके बाद ये सीधे कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये गिरती है उसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी है हमारी, जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह से जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलकर, अमरकंटक एमपी से निकल के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने नर्मदा नदी के बारे में साथ साथ ही एडिशनली सीख ली हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती है। देखो नॉलेज क्या है, नॉलेज एक बहुत बड़ा सागर है। अगर आप साथ के साथ जितनी चीज़ें सीखोगे वो आपके लिए ईजी रहेगा। कुछ आप के उसमें आया है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के बारे में 2-4 चीज़ें आप साथ साथ ही सीखते चलो। चलिए चलते हैं अपने पैराग्राफ पर, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो नर्मदा नदी का पता लगाना था हमने, नर्मदा नदी का पता लगा लिया और कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमने सीखी हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। देखो पुराने जो प्राचीन काल में जो जितना भी हमारा रहन सहन रहा है वो सब नदियों के तट पर रहा है। अब नदियों के तट पर रहने का कारण क्या है, एक बेसिक सा कारण है भाई, कहीं पे भी आपको रहना होगा तो पानी तो आपको चाहिए ही चाहिए। और पानी पहले ऐसा तो नहीं था कि बोरवेल या सबमर्सिबल थे कि आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। पानी के प्राचीन समय में नदियाँ, तालाब यही स्रोत हुआ करते थे, तो लोग रहना पसंद करते थे नदियों के पास में। ठीक है, नदी के पास में जो आपका क्षेत्र था वो ज़्यादा उपजाऊ भी था और वहाँ पे फसलें, पेड़ पौधे हरे भरे सब कुछ थे, वहाँ से खाने पीने का साधन भी आपको अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, और नदी के पास में पानी तो आपके पास में अवेलेबिलिटी थी ही थी। तो नदियों के पास में रहने का दोस्तों सीधा सा कारण है, ऐसा नहीं है कि नदियों के पास वो सेल्फी लेने के लिए जाते थे। ठीक है, तो नदियों के पास जाने का कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण था पानी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ उन्होंने ढूंढ के लेके आए। मान लिया पाषाण काल की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे लोग हमारे क्या थे, वो शिकारी थे। ठीक है, शिकारी मतलब खाने पीने अपना पेट भरने के लिए वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उन्हीं को खा लेते थे। ठीक है, और जो आपके फल फूल थे आसपास में उनको पेड़ से तोड़ के लेके आएंगे और जितना खाया उन्होंने खा लिया और बाकी को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, आज भी आप स्टोर करते हो। ठीक है ना भाई, आपके खेत से आप अनाज लेके आओगे तो सारा तो एक साथ नहीं खा जाओगे ना, स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए होगी। तो वही संग्राहक आज भी संग्रह किया जाता है, उस टाइम पे भी संग्रह किया जाता था, उनको संग्राहक बोलते हैं। ठीक है भाई, कुशल संग्राहक थे, मतलब उनको संग्रह करना अच्छे से आता था कि किस तरह से हमें अपनी जो
चीज़ें हैं वो संभाल के रखनी है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, तो उनको आसपास जंगल जो हैं उनमें कौन कौन से फल फूल हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, वो सारी चीज़ों की भी जानकारी उन्हें प्राप्त थी। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, ठीक है, कौन कौन सी जड़ खानी है, जैसे जड़ को क्या हो सकती हैं भाई, जिनकी जड़ खाई जा सकती हैं। जैसे आज भी हम कुछ चीज़ें खाते हैं जो जड़ होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो जड़ ही तो हैं। फल हैं, ठीक है, तरह तरह के फूल फल जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे वो खाते थे। जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, ठीक है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनल हो जाती थी उनको वो संग्रह करके रख लिया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे, शिकार करके भी वो खाया करते थे। चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अब हमें उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। तो चलिए पहले इसको मैप पे ट्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। ये देखिए उत्तर पश्चिम में हमसे बोलाया गया, तो यहाँ पे आपकी ये है किरथर पहाड़ी, देखिए ये लिखा हुआ किरथर, और ये है आपका सुलेमान। आपकी बुक में इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमसे उत्तर पश्चिम बोला हुआ है, आप वैसे सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से हमारा दिशा का विभाजन होता है। ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा, और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। अगर हमसे उत्तर पूर्व की बात की गई है, सॉरी उत्तर पश्चिम की बात की गई है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम के अंडर आएगा, ठीक है भाई। ये कहाँ पे आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा, तो इस क्षेत्र के हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये उत्तर पूर्व कहा जाएगा, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच का क्षेत्र, पूर्व और दक्षिण के बीच का क्षेत्र दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, और इसको बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम भारत के मैप को 4 भागों में विभाजित कर दें इस तरह से, तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस में आएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आएगा। इसलिए हमसे कहा गया है कि आप उत्तर पश्चिम में जाकर ढूंढो, ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी हमने अपने मैप पर ट्रेस कर ली हैं, जो आजकल जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ती हैं। उस टाइम पे तो बॉर्डर्स नहीं थे, ठीक है, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उत्पादन किया था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ का कहाँ पे उपजाना आरंभ हुआ था, वो हुआ था आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है। वहाँ पे जो पहाड़ियों का जो समतल क्षेत्र था वो उपजाऊ था, तो उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहला जो खेती गेहूं और जौ की गई थी वहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। उसके बाद उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई। आज भी भेड़ बकरी और गाय बैल जो हैं वो पाले जाते हैं गाँवों में, ठीक है। जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पशुपालन भी उस टाइम पे शुरू हो गया था, उस टाइम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में ये लोग गाँवों में रहते थे। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए भाई गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ियों को भी हम पता लगा लेते हैं। तो गारो तो हमसे बोला गया है कि उत्तर पूर्व में है, तो हम उत्तर पूर्व में ही उसको ढूंढते हैं। ये आपकी देखो गारो पहाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गारो पहाड़ी है। और मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्याचल पहाड़ियाँ, जो आजकल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ के बारे में क्या जानकारी हमें मिली है वो हम देख लेते हैं। हमसे बोला है कि ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, ठीक है भाई। गेहूं और जौ तो आपको पता चल गया कि सुलेमान किरथर पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले पैदा हुआ था, और वहाँ पे पशुपालन भी हमारा शुरू हो गया था। उसके बाद अन्य एक क्षेत्र है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था, वो है आपका गारो पहाड़ियाँ और मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियाँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे चावल उपजाया गया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले चावल का उत्पादन कहाँ हुआ था, विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। जो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर का जो क्षेत्र है ये विंध्य पहाड़ी है आपके यहाँ पे, इसके जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पे, इसके आसपास यहाँ पे सबसे पहले चावल का उत्पादन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो सिंधु नदी जो है आपके ये है, ये देखो यहाँ पे सिंधु नदी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, देखिए ये सहायक नदी हैं सभी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी और व्यास नदी। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियाँ हो गई हैं, 5 सहायक नदियाँ हो गई हैं सिंधु नदी की। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, सतलुज और व्यास, ठीक है, सतलुज, व्यास और रावी, ये 5 सहायक नदियाँ हो गई हैं सिंधु नदी की। मतलब ये हुआ है कि पांचों की पांचों सिंधु नदी में मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं सिंधु नदी के नाम से, ठीक है। जो छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं वो उसी के नाम से, बड़ी नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं, और वो उसकी क्या कहलाती हैं, सहायक नदियाँ कहलाती हैं। और अंग्रेजी में उनको हम ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज,
ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिंधु नदी का हमने पता लगा लिया है। उसके बाद पढ़ते हैं इसके बारे में क्या जानकारी हमें दी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। लगभग 4700 साल पहले की बात है जब इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर विकसित हुए थे। ठीक है भाई, इन नदियों के किनारे भी क्या हुए थे, कुछ आरंभिक नगर विकसित हुए। कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। उसके बाद 2500 साल पहले हमको बताया कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए थे कुछ क्षेत्र। ठीक है, गंगा नदी में जो विकास हुआ था उसके क्षेत्र में वो बाद में हुआ था। पहले सिंधु नदी के किनारे जो हमारी प्राचीनतम सभ्यता विकसित हुई थी, ये आपकी गंगा नदी है जो आपके उत्तरकाशी से निकलती है यहाँ से। ठीक है, गंगा नदी की कौन की नदियों से बनी होती है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखिए ये गंगा नदी है और इसकी जो एक सहायक नदी है ये सोन नदी है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोन नदी है एक अकेली ऐसी नदी है जो दक्षिण से आके मिलती है। ठीक है, दक्षिण से गंगा नदी में आके मिलती है और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो ये हमने ट्रेस कर लिया है गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी है, अभी मैंने आपको बताया है। इसके बारे में क्या बोला है कि गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है ये गंगा नदी है आपके यहाँ पे, और इसका जो दक्षिण का जो क्षेत्र है ये वाला, जहाँ पे मैंने पहले से देखो दक्षिण लिख दिया है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, मगध कहलाता था, जो अभी प्रेजेंटली जो है बिहार में है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली कहाँ पे है, ये बिहार राज्य में स्थित है। ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था उस समय का, जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो हैं वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा राज्य अपना स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध भी एक राज्य था और देश के और भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे इस तरह के राज्य थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की थी। ठीक है भाई, तो देखो प्राचीन काल में लोग यात्रा भी करते थे। क्यों करते थे यात्रा, इसका कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यात्रा करने के लिए उनको थोड़ी सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता था। भाई आजकल तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है, आप कैसे भी जा सकते हो। अगर आपको भारत से चाइना जाना है तो ऐसा तो नहीं है आप हिमालय पार करके जाओगे, हिमालय के ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे उतरोगे। ठीक है, आप फ्लाइट लोगे और सीधे सीधे चाइना चले जाओगे, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि समुद्र से भी यात्रा की जाती थी, तो वो भी जोखिम भरी होती थी। ठीक है भाई, तूफान आ जाए तो आप वहाँ पे डूब सकते हैं, और हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना है, नदियों को पार करना है, तो उनकी यात्रा कैसी थी, जोखिम भरी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको भाई जानने की इच्छा थी कुछ आगे, और क्या जानने की इच्छा थी, क्यों वो यात्रा करते थे वो हम देखते हैं। कभी कौन कौन से, कभी लोग काम की तलाश में जाते थे। ठीक है भाई, उनके क्षेत्र में काम की कमी है, आज भी लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में काम करने जाते हैं। और दूसरे कारण क्या हो सकता है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अगर कहीं पे बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए भी क्या करेंगे, वो पलायन कर जाते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे। भाई आज तो सभी की प्रॉपर्टी है एक जगह पे, तो वो तो जा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पे बाढ़ आ गई है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन फिर उनको वापस वहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसका जो हक है वो उन्हीं का है, तो वहाँ पे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले आपको अगर एक जगह सही नहीं है तो आप दूसरी जगह जाकर रह सकते थे प्राचीन काल में। तो आगे कहा है कि कभी कभी सेनाएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। ठीक है भाई, अपना विजय रथ हासिल करने के लिए। अपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर का एक सपना था कि पूरी दुनिया को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए उसने कई देशों पर आक्रमण किए और उनको जीता। तो सिकंदर किस लिए यात्रा करता था, विजय हासिल करने के लिए। ठीक है, दूसरे देशों पर हमला करेगा और उसकी जो ज़मीन है, उसका जो राज्य है, उनको अपने अंदर मिला लेगा। ठीक है, ये सिकंदर का काम था, तो इसलिए भी यात्रा की जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी कभी जहाज़ों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे। ठीक है भाई, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं भी लेकर कभी कभी जो व्यापारी हैं वो लोग आ जाते थे, मतलब व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। धार्मिक गुरु भी उस टाइम पे क्या करते थे, यात्रा करते थे। वो किस लिए करेंगे, अब धर्म का प्रचार करने के लिए। आजकल भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोग यात्राएं करते हैं। ठीक है, और शिक्षा देने के लिए अपने धर्म की उत्सुकता वक्त यात्रा कर रहे हैं और कुछ खोज कर रहे हैं। ठीक है, रोचक स्थानों को खोजने के लिए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला है। ठीक है भाई, जब को
एक देश से दूसरे देश में लोग आएंगे तो वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई तुम्हारे देश में किस तरह की फसलें हैं, किस तरह का काम है और क्या नदियाँ हैं। तो उनसे क्या होगा, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, हमसे पूछा गया है कि आज क्या कारण है यात्राएं करने का। देखो जो प्राचीन काल में कारण था वो आज के टाइम में भी वही कारण है। मैक्सिमम काम के लिए लोग यात्रा करते हैं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी का अमेरिका में जॉब है, वो वहाँ पे यात्रा कर रहा है। ठीक है, अपने जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है भाई, किसके रिलेटिव अमेरिका में रह रहे हैं तो वो उनसे मिलने के लिए भी यात्रा करेगा। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी यात्रा करते हैं, घूमने के लिए। ठीक है, कुछ लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो आज भी लोगों का जो कारण है वो बदले नहीं है, बस सोर्सेज बदल गए हैं। ठीक है, जाने के तरीके बदल गए हैं, घूमने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन कारण मैक्सिमम वही है। तो आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। तो चलिए भाई, इनकी आज्ञा का उल्लंघन तो हम नहीं करेंगे। मानचित्र 1 पर हम फिर से आते हैं और हमें देखना क्या है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो चलिए भाई, एक बार फिर से अब मैप को देख लेते हैं अपने। ये हमारा मैप है। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है कि आप का जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है। पहली बात यह है क्योंकि ये जो अन्य एशिया जो आपका महाद्वीप है उससे प्राकृतिक चीज़ों से अलग है। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा आपका हिमालय रीजन है। ठीक है, ये एक हिमालय है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ हैं जो कि एक ईरान का पठारी भाग है, उसका एक हिस्सा है। इधर से प्राकृतिक सीमा हो गई आपकी, और इधर आपका समुद्र तटीय क्षेत्र है पूरा यहाँ पे। तो इसलिए जो एशिया से डिफरेंट है, किस लिए, जो प्राकृतिक चीज़ें इसको अलग करती हैं, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है हमारे भारत देश को। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं क्या बोला है हमसे। तो हमसे बोला है कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, समुद्रों से और पहाड़ियों से, जो मैंने आपको भी मैप में ट्रेस करके दिखाया है। आगे बोला गया है कि हालांकि लोगों के इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ठीक है भाई, सब पहाड़ों को पार करना आसान तो नहीं है, समुद्रों को, पहाड़ों को, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। क्यों किया, क्योंकि वो जानना चाहते थे एक दूसरे के बारे में, उनकी उत्सुकता थी जानने की। ठीक है, कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए, व्यापार करने के बहाने यहीं पे बस गए। जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज यहाँ पे बसे और फिर लगभग 200 सालों तक राज किया। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश का फायदा ही हुआ है, इनसे नुकसान भी बहुत सारा हुआ है। तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए। ठीक है भाई, जैसे अंग्रेजों के बारे में मैंने आपको बताया। तो लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया है और नुकसान भी किया है। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है समृद्ध किया है, लेकिन भाई मेरी राय में बहुत सारा हमारा लॉस भी हुआ है। उसके बाद कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, पत्थरों से हम क्या करेंगे। चैप्टर नंबर 2, ये तो हम अभी फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में आपका पाषाण काल के बारे में, जो स्टोन एज है उसके बारे में पूरा डिटेल है, तो वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी हम किससे जानते रहे हैं, जो आपके जो यात्रा करके दूसरे देशों से जो लोग आते थे उनसे हम विचारों का आदान प्रदान करके ये सब चीज़ें हमने जानी है और डिस्कस किया है। ठीक है भाई, उनसे। उसके बाद हम देश के नाम के बारे में पता करते हैं। ठीक है, जो हमारा देश का जो नाम है इंडिया और भारत, अभी हम अपने देश को 2 नामों से जानते हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो दोनों के दोनों जो नाम है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस पैराग्राफ में हमको ये बताया गया है। तो हमसे सबसे पहले इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया जो है कहाँ से निकला है। इंडस शब्द से निकला है। और इंडस किसको बोलते हैं, संस्कृत में सिंधु नदी जो है वो संस्कृत में कहा जाता है और उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडस। आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस रिवर सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम है और इंडस से ही क्या बना है, इंडिया बना है। ठीक है, तो इंडिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, वो आपको समझ में आ गया होगा। वो किस नदी के नाम पर पड़ा है, सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। सिंधु नदी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है, और वो किसने दिया है, वो दिया है आपका ईरानी और यूनानी लोगों ने, जो कि 2500 वर्ष पूर्व आए थे उत्तर पश्चिम की ओर से। ठीक है, ईरानी और यूनानी जो लोग आए थे, उनको आने के बाद बीच में क्या सिंधु नदी पड़ी थी। ठीक है, उसको वो हिंदोस और इंदोस नाम से जानते थे। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ठीक है, कैसे है देखिए, चलिए मैप में देखते हैं। भाई मैप का बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे ये सिंधु नदी है आपकी। ठीक है, सॉरी मैं ज़्यादा आगे बढ़ा दिया।
तो यहाँ पे ईरान है आपका इस क्षेत्र में। अब यहाँ से जो लोग आएंगे उनको जो रास्ते में पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, सिंधु नदी पड़ेगी, जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। अब उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, जो सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है उसको उन्होंने इंडिया बोल दिया। ठीक है, किन्होंने, ईरानी और यूनानियों ने, जो 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भारत नाम की बात करते हैं। भारत नाम हम कहाँ से पढ़ा, इंडिया का तो हमने देख लिया है। तो भारत जो है आपका, उसका नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद जो 3500 वर्ष पुरानी कृति है, उसमें भारत एक हमारे समुदाय था, समूह था लोगों का, जो कहाँ पे रहता था, उत्तर पश्चिम में रहता था। तो उसके आधार पर जो भारत देश का हमारा नाम पड़ा है, वो किसके आधार पर पड़ा है, भारत के नाम पर पड़ा है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। भारत कहाँ से आया है, वो आया आपका ऋग्वेद से, जो प्राचीनतम वेद है आपका 3500 साल पुराना। ठीक है, और इंडिया आया है इंडोस से, जो यूनानियों और ईरानियों ने हमें दिया है। ठीक है, जो इंडस रिवर के नाम पर है। चलिए अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स बताया था कि हमारे पास क्या क्या स्रोत हो सकते हैं इतिहास को जानने के। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। जैसे इनमें से एक तरीका होता है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना। ठीक है भाई, अगर उस टाइम पे पुस्तक लिखने का काम शुरू हो गया था तो हम उन पुस्तकों को पढ़ के अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी हो जाती थी, उनको पांडुलिपि बोलते थे। तो जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी उनको हिंदी में हम बोलेंगे पांडुलिपि। ठीक है भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द कहाँ से आया है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसमें मैनू का अर्थ होता है हाथ, ये मैनू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, मैनू शब्द इसका अर्थ हो गया हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब हो गया लिखना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। ठीक है, याद रखना है आपको ये। तो ये पांडुलिपियाँ कहाँ पे लिखी होती थी, कागज़ पे नहीं लिखी होती थी। हो सकता है उस टाइम पे कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ हो। तो वो ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल हटा के उसकी छाल पर ये जो चीज़ें लिखी होती थी उनको हम पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है भाई, तो पांडुलिपि आप समझ में आ गया। हाथों से लिखने वाली चीज़ें, हाथों से लिखने वाले जो हमारे पास में चीज़ें हैं उनको पांडुलिपि बोलते हैं। इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, और कहाँ पे, उसके अलावा और कहाँ पे लिखी होती थी, वो ताड़पत्रों पे और हिमालय में एक भुर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल पे लिखी होती थी। यहाँ पे एक मैन्यूस्क्रिप्ट का, एक पांडुलिपि का एक फोटो दिखाया गया है। ये भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये भाषा हमारी समझ से बाहर है। उस टाइम पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो तमिल भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में, इन 3 भाषाओं का हमें प्रमाण मिले हैं कि इन 3 भाषाओं में मैन्यूस्क्रिप्ट हमको मिली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई पांडुलिपि के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है, क्योंकि वो छाल, पेड़ों की छाल और पत्तों पे लिखी होंगी तो उनको कीड़ों खा सकते हैं, उनको संग्रह हम नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो कुछ नष्ट कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आज हम संभाल के रखते हैं। ठीक है, जो धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में लिखी गई थी वो चीज़ें मंदिर में सुरक्षित रखी गई, तो वो आज भी बची हुई हैं। बाकी सभी को कीड़े खा गए हैं। तो ये जो बची हुई पांडुलिपियाँ जो इतनी सुरक्षित थी, उनमें क्या क्या चीज़ें थी भाई जो इनको इतना संभाल के रखा गया। मैंने आपको बताया है कि धार्मिक चीज़ें, ठीक है, उनमें हो सकती हैं मान्यता और व्यवहार, किस तरह से अपना आपका काम करना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती थी। राजाओं के जीवन के बारे में लिखा होता था, औषधियाँ, दवाइयाँ, उनके बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको भी हमें संभाल के रखा गया है, जो आज हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है इसके बारे में। विज्ञान, साइंस भी उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट किया गया हो। ठीक है, तो साइंस के बारे में भी उसमें जानकारियाँ थी, विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। जो महाकाव्य हैं वो भी इन पर लिखे गए थे। इनमें से भाषा कौन कौन सी थी, कुछ संस्कृत में लिखे गए थे, मैंने आपको बताया, कुछ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और कुछ तमिल भाषा में लिखे गए थे। ठीक है भाई, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा जो आम लोग हैं वो उनका यूज करते थे।
आगे चलिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अब अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख जो कठोर सरफेस पे लिखे जाते थे, ठीक है भाई, हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, उनको बोलते थे अभिलेख। अब इस पे लिखने का फायदा क्या होगा? जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर आप कुछ खुदवाएंगे तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा आपका, इसलिए पत्थर के ऊपर जो लिखी गई चीज़ें हैं उनको हम अभिलेख बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इनको लिखवाने का सबसे ज़्यादा फायदा है कि ये लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहेंगी, जिससे आपका जानकारी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। अब आजकल भी आपने अभिलेख देखे होंगे, पत्थर पर कुछ चुनावी पार्टियां अपना करवा देते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सकें, है ना, और वो जल्दी से मिटे ना। तो आज भी ऐसा है, आज भी हमारे गवर्नमेंट पत्थरों पर लिखवा देती है कुछ चीज़ें, तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी हमें मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। लोग जो काम करते थे वो भी पत्थर पर लिखवा देते थे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है भाई, कि हमने इतने राज्यों पर विजय प्राप्त करी हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सब चीज़ें हम आज अपनी नोट डाउन करके रख देते हैं, जिससे आगे हमारी जानकारी लोगों को मिले कि इस राजा ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इतनी जीती हैं, ठीक है भाई। हारने वाली वो नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। अपने हार के बारे में तो कोई नहीं बताता, जीत के बारे में जरूर वो खुदवा के रखेंगे कि आगे हमें उसका पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कठोर सतह पर लेख लिखवाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या होंगे, नष्ट नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत के बारे में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। हमने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया, पांडुलिपि के बारे में और अभिलेखों के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई गई हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं, जिनको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे वो पता लगाते हैं इतिहास के बारे में, अवशेष हो गए आपके, ठीक है। जो पुरानी इमारतें हैं उनके अवशेषों से पता कराएंगे। उनके जो चित्र हैं, वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं, चित्र मिले हैं, उनसे वो अध्ययन करेंगे। उसके बाद औजार, हथियार, कौन से हथियार पहले यूज़ किए जाते थे, क्या बर्तन थे, क्या आभूषण थे, उन सब चीज़ों को वो देखते हैं और उसके बारे में खोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको सामने एक चित्र दिया हुआ है जो एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है और जिसका आपको लगभग 4700 वर्ष पूर्व, हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि 4700 वर्ष पूर्व का है, ठीक है भाई। एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला है। यहाँ पे देखो, ये चांदी का सिक्का है, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है भाई। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो भाई आज तो हमारा सिक्का कौन से धातु का होता है? आज हमारा जो सिक्का है वो है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है भाई। चांदी तो बहुत महंगी हो गई है। चांदी जो पहले आसानी से मिल जाती थी उतनी आसानी से नहीं मिल रही है आजकल। पहले चांदी के सिक्के थे, लेकिन आजकल जो हमारा सिक्का है वो है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पहले और आज के सिक्कों में। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। कौन करते हैं? पुरातत्वविद, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है भाई। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते थे। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते रहते हैं। उनसे उन्हें क्या मिलता है? अगर वो जानवरों की, मछलियों की हड्डियां ढूंढेंगे तो उनमें अतीत के बारे में जानकारी होती है कि लोग क्या खाते थे, ठीक है। जो जानवर हैं, कौन कौन से जानवरों को शिकार करके वो खाएंगे, कौन मछलियाँ, आज के टाइम पे भी लोग मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। चिकन, तंदूरी, फिश करी, सब कुछ आज भी अवेलेबल है खाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे तो उन लोगों की मजबूरी थी। आज हमारे पास में खाद्य पदार्थ बहुत सारे अवेलेबल हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, लेकिन पहले उनकी मजबूरी होती थी जानवरों को खाना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि लोग क्या खाते हैं। वनस्पतियों के अवशेष भी मिले हैं कि भाई फल फूल क्या खाते थे, वो कौन कौन से अन्न थे, वहाँ पे खेती करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। कहीं पे राख मिल गई आपको, ठीक है, आशीष मिल गई, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे लोग आग का प्रयोग भी करते थे। राख से क्या पता चलेगा? आग का प्रयोग भी करते थे। और आग से क्या होता है? आज हम खाना बनाते हैं, पहले भी वो जो आपका शिकार करने के बाद जो मांस है उसको हो सकता है पकाने के लिए यूज करते हैं, कच्चा मांस ना खाते हैं। उसके बाद जब आग का आविष्कार हो गया था, वो मांस को अपना पका के खाने लग गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं
वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? इतिहास के स्रोत कहलाती हैं। ठीक है भाई। आगे इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। ठीक है भाई। जो जानकारी हमें प्राप्त आज हुई है, हो सकता है कल कुछ और जानकारी प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं है इतिहास आपका फिक्स रहेगा। इतिहास जानकारी के अभाव में कुछ जितनी हमें जानकारी मिलती है उतना ही हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं, और जैसे जैसे कुछ और चीज़ें हमको मिलती रहेंगी हम उस इतिहास को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आता है इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अतीत एक या अनेक। देखिए, अतीत एक या अनेक यानी कि हिस्ट्री हमारी एक ही है या फिर और भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का उपयोग जो हुआ है वो बहुवचन के रूप में हुआ है, यानी प्लूरल फॉर्म में हुआ है। क्यों हुआ है अभी इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो बहुत सारे अतीत का मतलब क्या हुआ? देखिए, हर आदमी का जो अतीत है वो एक जैसा तो नहीं हो सकता है। जो गांव में लोग रहने वाले हैं उनका काम अलग है, रहन सहन अलग है। ठीक है। जो शहर में लोग रहते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं, उनका रहना सहना खाना पाना सब जो है वो अलग अलग तरीके से है। जो खान पान पर पूरी तरह से गांव पर निर्भर है। ठीक है भैया। अनाज दूध जो कुछ भी होने चाहिए वो सब चीज़ें कहाँ से अवेलेबल होती हैं? वो गाँव से अवेलेबल होती हैं। तो यही इस पैराग्राफ में आपको समझाया गया है कि पुराने ज़माने में भी जो किसान था, पशुपालक था, उनका जो जीवन था राजा रानियों के जीवन से और व्यापारियों के जीवन से बहुत अलग था। ठीक है। सबका जीवन अलग अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों अलग अलग रीति रिवाजों को पालन करते हैं। तो पुराने जो समय था उसमें भी ऐसा ही था। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार में अगर आप जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर आप जाके लोगों को देखेंगे तो आज भी वहाँ पर ज़्यादातर जो जीवन है खान पान है वो मांसाहार पर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, आपके अनाज नहीं है। ठीक है। जो जाता है यहाँ से उसी उतना आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो सारा अपना जीवन यापन है उनका मुख्य खाना पीना वो मांसाहारी है। जैसे मछलियाँ वहाँ पे पकड़ते हैं शिकार करके, तथा फल फूल भी यही जो पहले सोर्सेज होते थे उन्हीं पर वो आज भी निर्भर करते हैं। तो इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं ना। शहरों के जो लोग हैं वो गाँव पर निर्भर है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसलिए हमारे पास्ट को क्या बोला गया है? मैनी पास्ट, यानी कि बहुत सारे अतीत हैं हमारे। किसके आधार पर? लोगों के आधार पर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी और भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है भाई? वो डिफरेंस ये है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है। जो राजा लोग हैं जो जीत उन्होंने की है युद्ध में उसका लेखा जोखा रख लेंगे, अभिलेख पे लिखेंगे उसको। यही कारण है कि अब उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी हुई लड़ाई के बारे में जान पाते हैं। ठीक है। जबकि मछुआरे शिकारी और संग्राहक जो थे उनको बेचारों को तो कुछ काम इतना तो टाइम नहीं था उनको तो खाली अपना भोजन के बारे में ही ज़्यादा टाइम गुजरता था। भोजन इकट्ठा करना है। ठीक है भाई। और अपना पालन पोषण करने में ही कृषक हो गए, खेती करने में उनका टाइम निकलेगा। पशुपालक हो गए तो उनको तो अभिलेख लिखवाने का ज़्यादा टाइम नहीं था। तो राजाओं के बारे में तो हम अभिलेखों से जान पा रहे हैं, लेकिन जो सामान्य लोग थे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त बहुत कम होती है। ठीक है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में जानकारी जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो जितनी हमें सोर्सेज मिले हैं, स्रोत मिले हैं, उनके हिसाब से हमें जो जानकारी है वही हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अगला टॉपिक है आपका तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले ही समझा दिया है, तो इसको अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आगे हम इसको देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। BC AD इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये यहाँ पे आपको एक लिपि बताई गई है। लिपि क्या होती है? भाषा। ठीक है। भाषा को लिखने का तरीका होता है जो कि अज्ञात है, यानी कि उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में भी बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? ठीक है। इसके बारे में बहुत स्टडी की जाती है कि ये चीज़ किस तरह से लिखी गई है। ये देखिए आपके सामने एक अफ्रीका देश मिस्र है, अफ्रीका महाद्वीप में, उसमें से ये हमको प्राप्त हुई है जो 5000 वर्ष पूर्व में है। ठीक है। शिलालेख या अभिलेख पर ये चीज़ें मिली हैं। तो इसको डिकोड किया गया है कि कौन ये जो जानवर है, जैसे जिस जानवर का उपयोग किया गया है एल शब्द के लिए। ठीक है। इस तरह से जो इतिहासकार है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इनको डिकोडिंग करते हैं, भाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है।
इसी तरह से मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटा नाम का एक कस्बा है, यहाँ से भी एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, एक अभिलेख मिला है, ठीक है, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में, ठीक है, 2 भाषाओं में एक अभिलेख मिला है। कहाँ पे? मिस्र के रोशेटा नामक शहर में या कस्बे में। ठीक है, उसके बाद कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। उन्होंने उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो मिस्र में जो यूनानी भाषा पढ़ने वाले हैं, उन्होंने अपनी भाषा पढ़ के उनको बोला कि यहाँ पे जो राजा रानी के नाम लिखे गए हैं इस फ्रेम में, उसको क्या कहा गया है? कारतूस कहा गया है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल करते हुए, यानी दोनों भाषा जो मिक्स करके लिखी हुई थी उनको उन्होंने अलग अलग किया और पढ़ा है, फिर उनकी समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरह से, तो चलिए भाई इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है, सुमेल करना है आपको। देखो आपने पढ़ा होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी आपका क्या था? जहाँ पे सबसे पहले आखेट और लोगों का संग्रहण, जो अपने खाने का संग्रह करने वाले लोग थे, वो वहाँ पे सबसे पहले हमने उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, मगध साम्राज्य आपने पढ़ा है कि सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो पहला साम्राज्य था, तो इसका जो मिलान होगा वो यहाँ से होगा, ये सबसे पहला साम्राज्य था। गारो पहाड़ियाँ जो कि आपकी क्या बोलते हैं, मेघालय में स्थित हैं। आज के टाइम में जो आपका मेघालय राज्य है वहाँ पे है जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा है। और उसमें क्या है, सबसे पहले वहाँ पे कृषि का विकास हुआ था, आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, वो सबसे पहले वहाँ पे प्रथम नगर विकसित हुआ था। ठीक है, गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं ये। तो इस तरह से हम इनको मैच कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर हमको बताना है अभी। देखो पांडुलिपि क्या थी, जिसको इंग्लिश में हमने मैन्यूस्क्रिप्ट बोला था, मैन्यूस्क्रिप्ट। हम लिख सकते हैं उसके अंतर में कि पांडुलिपि जो है वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, या फिर बुर्ज नामक जो पेड़ है हिमालय में पाया जाता है उसकी छाल पर लिखी जाती थी, छाल पर या फिर पत्थर पर लिखी जाती थी, पत्तों पर लिखी जाती थी। ठीक है, और किससे लिखी जाती थी? हाथों से लिखी जाती थी। आप ये पूरा डिटेल अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे कि जो पांडुलिपि है वो भुज नामक पेड़ की छाल पर या फिर पत्र पर लिखी जाती थी, और जिसको मुख्यतः हाथों से लिखा जाता था, इसलिए उसको क्या बोलते थे? पांडुलिपि बोलते थे। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। और दूसरी बात आती है अभिलेख की। अभिलेख की अगर हम बात करें, वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, पत्थरों पर लिखे जाते थे या फिर धातु पर लिखे जाते थे। ठीक है, धातु भी एक हार्ड सरफेस है, तो वहाँ पर लिखने के लिए हमें इंक पेन तो चाहिए नहीं होगा, अभी पत्थर पर इंक पेन तो लिखेंगे नहीं। अगर हम कुछ खुदवा रहे हैं तो उसके लिए हमें कठोर सतह पर लिखने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो नुकीली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन इसमें डिफरेंस हो गया कि अभिलेख जो है वो धातु या फिर पत्थर जैसी कठोर सतह पर लिखा जाता है, और पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखी जाती है, पेड़ की छालों पर या फिर पेड़ के पत्तों पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो गया है। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। रशीदा ने सबसे पहले क्या बोला था कि 100 साल पहले की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तो उसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, क्या क्या है, हम अपने अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, पांडुलिपि तथा अभिलेखों के बारे में, पत्थर से बनी इमारतों के बारे में, चित्रों तथा मूर्तियों, हथियारों, औजारों, बर्तनों, आभूषणों आदि के प्राप्त अवशेषों के आधार पर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्वविद द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए पुरातत्वविद जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ढूंढते हैं, आपकी वस्तुओं को खोजबीन करते हैं, तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पत्थर की हो सकती हैं। हम पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने ढूंढी हैं? आभूषण हैं, हथियार हैं, हड्डियाँ हैं, सिक्के हैं, चित्र हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और ईंटों से बनी इमारतें हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। अब इनमें से पत्थर की चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए औजार जो हैं वो भी पत्थर के होते थे, हमारे पाषाण काल में मेनली हमारा पत्थर का यूज किया जाता था। उसके बाद हथियार हो गए, वो भी पत्थर के होते थे, मूर्तियाँ जो हैं वो भी पत्थर पे बनाई जाती थी, और इमारतें भी हमारी पत्थर की होती थी, जो गुफाएं होती थी वो भी पत्थर के ही उनके आवास थे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? पत्थर की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तो जो साधारण स्त्री और पुरुष हैं उनको टाइम ही नहीं होता था इतना। ठीक है भाई, वो अपने खान पान के बारे में, शिकार करने में, अपना खाना इकट्ठा करने में, उसी में उनका जीवन गुजर जाता था, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, या फिर वो हो सकता है इतने शिक्षित भी नहीं थे कि वो अपना भाई लेखा जोखा रख सकें। ठीक है, राजाओं के पास तो टाइम था, सारी चीज़ रिसोर्सेज थे, वो लिख सकते थे, अभिलेख लिखवा सकते थे। ठीक है, ये कारण हो सकता है कि वो अपने कार्य का विवरण
नहीं रखते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम से कम ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो भाई आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि राजाओं का और किसानों का जीवन किस तरह से भिन्न था। राजा जो हैं वो अपनी प्रजा के लिए काम करते थे, ठीक है, दोषियों को दंड देने का उन पर अधिकार होता था, न्याय देने का अधिकार होता था, जबकि किसानों के पास तो कोई ऐसे अधिकार थे नहीं। किसानों का काम तो खाली खेती करने का था। राजाओं को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, भाई ये क्षेत्र मेरा है, इस क्षेत्र में कोई आक्रमण ना कर दे, ठीक है, या फिर दूसरे क्षेत्र पर वो आक्रमण करके उस राज्य को भी अपने में मिला सकता था, ठीक है, वो उन चीज़ों का लेखा जोखा रखते थे। लेकिन किसान इन चीज़ों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। मेनली हमारा दोनों में ये अंतर है। तो इस तरह से हमारा अभी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैप्टर नंबर 2 हम फिर तभी स्टार्ट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।